एक बात बताओ, सच्ची में बहुत डर लग रहा है ना अभी क्लैट 2023 के लिए। और उससे भी सबसे बड़ा डर मैथ से यार, कैसे सॉल्व करनी है। बताओ, इतनी सी बात थी, तुम लोगों ने पहले नहीं बताया। मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए अब एली टॉक्स का अनदर एपिसोड। योर होस्ट, योर सीनियर मेंटर स्मृति शर्मा विद सौरभ प्रताप सर। बिकॉज अब तो भाई जितना डर था सब खत्म करने का मोमेंट आ गया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इन एंड आउट सब डिस्कस करने वाले हैं सौरभ सर के साथ में। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं स्टूडियो में सौरभ सर का। हाय सर। हाय स्मृति, हाय स्टूडेंट्स, हाय सर काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आप हमारे एली टॉक्स में आके वैसे। हाँ, काफी ज्यादा उनके डाउट्स जो होंगे जो लास्ट 20 डेज में क्लियर करने चाहिए। बेसिकली काफी एक्सपेक्टेशन होगी हम लोग से, उन लोगों की भी। और मैथमेटिक्स लेकर तो काफी रहता ही है, क्योंकि उनके हाथ में पता नहीं कौन सा एक डर बैठा होगा, अरे मैथ्स कैसे करे रे बाबा, छोड़ ही देते होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट तो ये कैटेगरी में आते हैं कि चलो। हाँ, और सर ट्रू है ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि शुरू से करते आए हैं ना, तो उनको थोड़ा सा होता है कि फेमिलियर हो गए। क्योंकि मैथमेटिक्स चीज ऐसी है कि आपको अगर डेली बेसिस पे करते रहो तो वो आपको फिर अच्छा मजा देगा। लेकिन अगर आपने गैप दे दिया तो फिर उसको करने के लिए फिर वो पूरे बैक जाना पड़ता है, यानी बेसिक कंसेप्ट पे में जाना पड़ता है। सर पर यही है, जैसे अभी दो तरीके के बच्चे हमारे पास में। एक तो वो जो शुरू से वो डर बैठा के बैठे हैं कि मैथ्स नहीं हो पा रहा है, मैथ्स नहीं होगा, 20 दिन में हम क्या ही कर लेंगे। एक वो जो बहुत टाइम से करे तो जा रहे हैं पर कुछ शायद प्रोग्रेस उनकी या इम्प्रूवमेंट इतना स्लो है कि फिर अब उनके डर आ गया है कि यार मैथ्स करना है नहीं करना है, क्या करना है। इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज करूंगा। हमारे पास दो नहीं, जैसे मैंने बात की स्टूडेंट से, हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना। अब मैं इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक जो मैथ्स करते ही नहीं, या किया अभी तो लास्ट के 5 मिनट्स में या 2 मिनट्स में जो भी मनाया तो एक पैटर्न बना के तुक्का लगा दिया, मतलब जिनके मार्क्स मतलब बिलो 5 क्या है। बी फॉर भगवान। बी फॉर भगवान, बी फॉर भगवान, और जय माता दी तो डी। जय माता दी, डी सही बात। तो एक कैटेगरी हो गई, तो वो मतलब बिलो 5 मार्क्स में वो लाई कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो 5 से टू 7 10 के आसपास जा रहे हैं, किसी तरह पुश करके एक सेट बन जा रहा है, दूसरे सेट पे वो फ्लूक में ले रहे हैं, तो 5-10 के आसपास जा रहे हैं। और तीसरा ऐसा कैटेगरी है जो कंटिन्यूस मैथ्स में वीक नहीं है, और उन्होंने 11-12 में खाली मैथ्स बैकग्राउंड में भी रहे हैं, तो वो 11-12-13 एज पर द मॉक के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है, उस कैटेगरी में तीनों लोग बाय कर रहे हैं। तो इस 3 कैटेगरी को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर कैसे अपन टारगेट करते हैं? सबसे पहले उस बच्चे से बात करते हैं जो बी फॉर भगवान के भरोसे है कि उसको अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए 20 डेज में। अगर आइडियली बात करें कि मैथ्स पे हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 सेट्स ऑफ डेटा से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर देखें, 3 साल हुए हैं, 21, 20 एंड 22। हाँ, मैं 21 पहले बोल दिया। उसके पीछे रीजन है। मतलब लोग ऐसे कैसे बोलते सर, ऐसे बोलते 20, 21, 22, 21, 20 और 22 बोलने के पीछे रीजन लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे बात किया है हमने, है ना, किस लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आए। 2020 इजी साइड से था, 21 थोड़ा सा मॉडरेट को टच किया था, कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए थे, उसमें एरर के चांसेस हो गए थे, क्योंकि कंसेप्चुअल्स थोड़े से मिसमैच हो रहे थे परसेंटेज वैल्यूज। 22 सबसे अच्छा पेपर रहा कंसोर्शियम के साइड से और लेवल के इजी साइड से भी। तो इनके पेपर की बात कर ले, और जो हमारा सैंपल पेपर अभी रिलीज किया है, सैंपल पेपर इन लोगों की दोष उड़ा दी है। इन्होंने ऐसे उम्मीद की नहीं थी कि सैंपल पेपर इस लेवल का आएगा, है ना। और उन्होंने जो एनालिसिस किया है, जैसे कंसोर्शियम ने एनालिसिस किया है, तो उन्होंने एनालिसिस में भी इम्पैक्ट किया है कि इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं की है। अब कोई भी क्लैरिटी तो करेगा नहीं कि तुम यही करो, तो उन्होंने ये आइडिया दिया है कि लेवल ऐसे हो सकते हैं। तो आइडियली बात करें तो होता क्या है, प्रिपरेशंस के लिए पहले कंसेप्ट सीखो, फिर उस कंसेप्ट के बेसिस के 1 लाइनर्स का लगाओ, जब उनके अप्रोचेस सीखने को मिल जाए तब उनकी एप्लीकेशंस पे जाओ। एप्लीकेशन इज डेटा इंटरप्रिटेशन पैसेज बेस्ड। लेकिन 20 डेज में ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट पढ़ना, फिर 1 लाइनर लगाना, और फिर उसकी DI लगाना, तो इसका मतलब हो गया कि दिन भर में हम 5 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं। हाँ, और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट जिनके वेटेज मैथ्स से बहुत अच्छे खासे हैं। मैथ्स हमें तब काम में आएगा जब हम बाकी 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स पे 80-90 में हो, तो ये एज देके आपको पास करा देगा। आप सिर्फ मैथ्स ही बना के क्लैट नहीं निकाल सकते। ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए तब होता है जब अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेते हैं। पर सर इग्नोर करना सही रहेगा मैथ्स को? नहीं, इग्नोर करना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम 3 से 4 सेक्शन में 100%, 80% अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई 2 सेक्शन
नॉट ओनली मैथ्स, कोई भी 2 सेक्शंस को अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तो जितने डेटा अभी 2011 से 8 से क्लैट हो रहा है, 11 से एली काम कर रहा है इसके ऊपर, तो जितने डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से जिनने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि 2 सेक्शन अपन नहीं कर रहे या मैथ्स छोड़ रहे हैं, बाकी 100, 80, 80, 60 इस पैटर्न में क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम रहे हैं रादर दैन कि 5 सेक्शंस में आप अटेम्प्ट कीजिए, भले ही उसके रेशियोज कम हो, क्योंकि उसमें गेन करने का जो एक ग्राफ है ना वो ज़्यादा अच्छा है। आप टॉप 5, टॉप 10 एनएलयूज को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, मैं अगर वापस उस पर चलूँ तो अब आप रिवर्स ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए, मतलब कंसेप्ट, क्वेश्चंस एंड डीआई नहीं, अब आप डीआई, कंसेप्ट देन क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब अब हमारा फोकस होना चाहिए जो क्लैट का पैटर्न है। क्लैट का पैटर्न इज डीआई, डीआई पहले फोकस करो, उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि किसी डीआई में एक सिंगल कंसेप्ट प्रॉब्लम है, अब उस सिंगल कंसेप्ट के लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना अभी क्योंकि दिन कम है, तो वो सिंगल कंसेप्ट आप चैप्टर से देखो और उन क्वेश्चन के 2-4 क्वेश्चन लगा के फिर से डीआई पे मूव करो। मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम 20 डेज में गेन कर सकते हैं अपने मार्क्स को, गेन कर सकते हैं मार्क्स। तो वो तो मतलब फिर काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑन एन एवरेज भी 7, 8, 10 तक भी नंबर आ जाए तो इट्स अ गुड स्कोर, मतलब मैथ्स में अगर इन जनरल अपन लेके चले तो। हाँ, अगर डेटा बेसिस से बात करें, मैं तो सिर्फ डेटा बेस बात करता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन नहीं देता कि नहीं भाई मैथ्स है, सेल्फ ओपिनियन हो सकता है कि सर आपके मैथ्स तो अच्छे हैं, आप तो बोलोगे कि 12 ले आओ, 13 ले आओ, तो मैं मैथ्स अच्छे नहीं है, तुम लोगों को पता ही है तो मैथ्स उतने अच्छे नहीं मेरे। तो अगर डेटा की बात करें तो लेस देन 5 मार्क्स 7 मार्क्स जिसके रहे मैथ्स में प्रीवियस 2008 से बात कर रहा हूँ, एली तो 11 से है, टॉप 5 एनएलयूज में जाना काफी मुश्किल रहा है। अच्छा, अब ये कंसिडर क्राइटेरिया तो आपको ही पता है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा है ना, लेकिन फिर भी 50% से मार्क्स मैथ्स में कम आने पे टॉप 5 के लिए एनएलयूज जाने के लिए काफी स्ट्रगल करने पड़े। एक्सेप्शंस हैं मगर श्योरिटी नहीं रहेगी, तो इग्नोर नहीं कर सकते इस सेक्शन को, भले ही वेटेज कम है। अरे ऐसा नहीं है कि मैथ्स इसीलिए बोल रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट है जाना एनएलयू है इसीलिए बोल रहा हूँ नहीं होता है, अरे आपका सब्जेक्ट आप तो बोलोगे ये कर लो। हाँ सर, एक्चुअली वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि 15 नंबर का है छोड़ जाएं, बाकी तो अभी 135 नंबर का पूरा पेपर बचा है तो कैसे करते हैं, बट आई थिंक हम उस पर बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा फोकस भी है, मैथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आई थिंक जो सर ने स्ट्रैटेजी बताई डीआई से उल्टा चलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर अभी बच्चों के लिए करेगी। पर कुछ बच्चे हैं सर जो डीआई भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो अब उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो जाती है, मतलब उनको मैं इन 3 में नहीं रखूंगा। अब डीआई भी सॉल्व नहीं कर, उनके लिए एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, वो मॉक उठाए अपना, ठीक है, नहीं कर पा रहे सॉल्व, मानो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, 0 है, ब्लैंक है पूरा, तो इससे बेटर है कि हम कुछ करके जाए। अगर हम 0 होके जा रहे हैं उससे बेटर हम 5 करके जाए, 10 करके जाए। ये कैसे होगा, तो हम मॉक उठा ले, मॉक क्वेश्चन ले लिया, प्रीवियस जितने मॉक है आई थिंक 48 मॉक्स हो चुके अभी तक अपने एली में, और बाकी भी टेस्ट सीरीज लोग लेते ही हैं, तो जितने भी आपके पास ऑन एन एवरेज मैंने बोला 50 मॉक्स हैं, पर मॉक 3 सेट्स ऑन एन एवरेज बेसिस से बात करें। अब पहले मॉक से उठा लो, नहीं बन रहा, ठीक है, वीडियो एनालिसिस देख लो, तुम रट्टा मार लो कम से कम 12 सेट्स, 15 सेट, 20 सेट, रट्टा मारने से भी 5-10 कंसेप्ट आ जाते हैं, सही बात है, क्योंकि कितना पूछेगा, मैथ्स लिमिटेड, अरिथमेटिक में लिमिटेड है, हम मैथमेटिक्स से बात ही नहीं करते, मैथ्स इज टोटली लाप्लास, फॉरियर, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, दैट इज मैथमेटिक्स। हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एप्टीट्यूड लिमिटेड है, तो उस लिमिटेशन में कितना है, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे 20 दिन तुम 20 सेट रट लो, अगर तुम नहीं बन रहा है तो क्या प्रोसेस रहा है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, तो 0 से बेटर है कि 4 तो बना के आए, 4 तो बना के, सही बात है। अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं सब करना भाई, ये सिर्फ उनके लिए है जिससे डीआई बनाने में दिक्कत हो रही है और वहां वो नहीं कर पा रहे कि स्टार्ट कहां से करें। ये चौथी कैटेगरी जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, ये 4th कैटेगरी वालों के लिए है, 3rd के लिए, बाकी तीनों के लिए नहीं है, बाकी तीनों के लिए स्ट्रैटेजी इसको फॉलो कीजिए। ठीक है सर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉक दे रही हूँ या कोई भी स्टूडेंट अगर मॉक दे रहा है तो क्या वो डीआई को लास्ट में रख सकता है, बिकॉज वो डर है कि चलो उसकी वजह से बीच में रख के पेपर तो नहीं खराब हो जाएगा कुछ, तो अगर लास्ट में रखना डीआई को फीजिबल है, क्या आप सजेस्ट करोगे? नहीं, लास्ट में और फर्स्ट में मैं बोलूँगा दोनों जगह पे मैथ्स को नहीं रखना है, क्वांट को। कभी कभी कॉन्फिडेंस में कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, हम डीआई को फर्स्ट में रख लेते हैं। मैं क्यों नहीं रखना ये बता रहा हूँ रीज़न। फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आएगा तभी तुम बना पाएंगे, जैसे जीके, जैसे जीके में हमको नॉलेज, अगर फैक्ट्स पता है तभी हम कर पाएंगे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पैसेज पढ़ना होता है, आप उसमें मानो कुछ नॉलेज की कमी भी है तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में टोटली वही है जो जीके वाला सिस्टम है। पहला अगर हम फर्स्ट मैथ्स ले लें और वो सेट मानो डिफिकल्ट दिया है, बनाने के लिए नहीं दिया है, पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। और लास्ट रखोगे तो टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, हड़बड़ी चक्कर में वो सेक्शन छूट जाता है। तो डीआई को ना तो फर्स्ट में करे ना लास्ट में करे। सबसे अच्छा पैटर्न है जो कई सालों से चलता आ रहा है, सैंडविच पैटर्न, हैवी रीडिंग लेस रीडिंग, हैवी रीडिंग लेस रीडिंग एंड हैवी रीडिंग। और इसमें भी नहीं है तो मैंने कई लोगों को सजेस्ट भी किया है, और अभी कभी मैं बात करा था ऑफलाइन में भी, उनमें कई लोग साथ ये काम भी किया है। स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो 3-4 मॉक्स पे देके आप उसको चेक कर सकते हैं। मैथ्स के सेक्शंस को ब्रेक कर दीजिए, 15 क्वेश्चंस 5 मिनट्स ईच। और जब रीडिंग में बोर होने लगो ना तब बना लो। ओके, तो मतलब लीगल के 4 पैसेजेस किए, बोर हो रहे हो, ऐसा होता है ना कि अपन एग्जाम लिखते हैं तो पहले पेज में हैंडराइटिंग बहुत शानदार होती है और लास्ट पे जाते अपन डॉक्टर बन जाते हैं। वही चीज रीडिंग में भी होती है कि फर्स्ट पैसेज में बहुत एफिशिएंटली पढ़ते हैं, 6 पैसेज पढ़ने की एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हम उसको गेन नहीं कर पाते। वहां लगता है कितना रीड करेंगे यार, तो वहां पे जीके और मैथ्स को करना चाहिए, क्योंकि कहीं रूल नहीं है कि हमको एक सेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा सेक्शन जाना है ना। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेसी के साथ में। तो ये चीजें आप कर सकते हो कि जब बोर होने लगे रीडिंग में, मैथ्स जीके लगा लो यार एज अ रिफ्रेशमेंट। मैथ्स को एज ए रिफ्रेशमेंट यूज करो, एंटरटेनमेंट के लिए, ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए। और ये इफेक्ट किया है कई लोगों को जो 3-4 में अपने हाइब्रिड पे चल रहे थे, वो 12-13 क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी क्या होगी, अटेम्प्ट बढ़ गए, क्योंकि 5 मिनट्स उन्होंने ब्रेक कर दिया। अब कभी कभी होता है कि कोई सेट काफी डिफिकल्ट है तो अपन ईगो पे ले लेते हैं, मैथ्स ईगो बहुत देता है, खतरनाक वाला, अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, और पूरे के 15 मिनट एक ही सेट बर्बाद। लेकिन वो सेट छोड़ने के लिए दिया जाता है। तो ये ब्रेक करने से क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपका 5 मिनट वेस्ट होगा, आप 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। फिर ये फायदा होता है, ठीक है। तो सर मतलब अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट वो जो आप बोल रहे थे कि 15 मिनट हम वो ईगो में लगा देते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करके हम स्पीड और एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ये जो ब्रेक कराया मैंने, इससे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड पे आपको काम ही नहीं करना, अच्छा, एक्यूरेसी पे काम करना है बस। स्पीड अपने आप आ जाती है, प्रैक्टिस स्पीड देता है। देखो मैथ्स में एक ही चीज है प्रैक्टिस, वो स्पीड देता है। लेकिन चलो प्रैक्टिस हम कम ही कर रहे हैं, हमें स्पीड पे काम करने की नीड ही नहीं है। लेकिन जैसे हमने ब्रेक किया ना, 5 मिनट्स ईच सेट, एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो आपके जो वो अनसीन एंड अनअटेम्प्टेड कैटेगरी जाती है, जो हमने देखा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे, वो कैटेगरी हो जाती है 0। क्योंकि 15 मिनट्स को हम 5 मिनट्स में ब्रेक कर दिया है। तो कोई एक सेट डिफिकल्ट है जिसके कारण मेरे पूरे पैसे छूटते थे, पूरा सेक्शन जाता था, अब उसके कारण मेरा सिर्फ 5 मिनट जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। बाकी के 10 मिनट्स में हम बाकी 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो उससे आपकी वहां पे एक्यूरेसी को फोकस कीजिए कि अटेम्प्ट हम किस तरह से होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। स्पीड अपने आप मेंटेन हो गई, स्पीड का फिर बात ही नहीं करते उसमें। तो इससे मतलब इम्प्रूवमेंट आप प्रैक्टिस सेशन में इसी तरीके से इंक्लूड करिए ताकि ऑटोमेटिकली उसका पार्ट हो जाए। सो अभी भी सर रिकमेंड आप यही करेंगे कि डेली तो एटलीस्ट डीआई की प्रैक्टिस होनी चाहिए? हाँ, डेली। अब इसमें भी मैं 2 कैटेगरी अलग अलग करूंगा कि जिसके 8 से कम मार्क्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट 90 मिनट्स डेली बेसिस पे सेट्स की डीआई की लगाएं, टाइमर लगा के लगाएं। बेसिकली आपने बोला स्पीड एंड एक्यूरेसी से पहले, तो स्पीड को अगर आपको चेक करना है तो टाइमर के साथ पर सेट टाइम, या फिर एक असाइनमेंट पे टाइमर के साथ 90 मिनट्स कम से कम एक डीआई तो बननी चाहिए। और जो 10+ चाह रहे हैं वो 60 मिनट्स, क्योंकि डेली प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स को आप किसी दिन ब्रेक नहीं मत करें। ठीक है सर। सैम्पल पेपर की आपने बात उठाई थी, तो उस पर एक क्वेश्चन बच्चे अभी रैंडमली भी पूछ रहे हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सैम्पल पेपर को देख के, 2 सैम्पल पेपर आउट हुए, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैथ्स के परसेप्शन से कि भाई कहाँ से या कितने लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, सैम्पल पेपर ने एक मन में डर पैदा किया है बहुत ज़्यादा डर पैदा किया है, क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन ये है कि जो 3 साल के पहले पेपर हुए उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम लेवल पे था। कभी अगर अप या डाउन होता तो मन में एक रहता है कि नहीं, फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन पिछले 3 साल में, मैं मैथ्स की बात करूँ, ओवरऑल पेपर की बात नहीं कर रहा, एक लेवल पे रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो नेग्लिजिबल जो भी मूवमेंट फ्लक्चुएशंस हुए, तो उसके कारण एक परसेप्शन आ जाता है कि नहीं, मैं लेवल तो यही होनी चाहिए।
अब 2020 में भी क्लैट ने सैंपल पर रिलीज किया था, जब पहले बार चेंज हुआ था पैटर्न, उसकी भी एलओडी काफी हाई थी, लेकिन पेपर उस हिसाब से आया नहीं। कई लोग, कई एस्पिरेंट्स, अब स्टूडेंट नहीं बोल रहा, एस्पिरेंट्स बोल रहा मैं लोगों को, इनके मन में ऐसी चीजें होंगी, अरे कभी भी आया था, अभी भी है, पेपर का लेवल वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, उन्होंने डलाने के लिए दे देते हैं। देखो ऐसा नहीं है, वो पैटर्न चेंज हुआ था तो उन्होंने बताया था कि पैटर्न क्या होगा पेपर का, यही पूछेंगे, ये नहीं बताया था। सैंपल पर ये नहीं होता कि मैं यही पूछूंगा, सैंपल पे होता है कि इस तरह पूछूंगा, है ना, ये वे होता है तरीका पूछने का। 2022 के जो पेपर्स आए हैं ये उस लेवल के डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छे पेपर्स हैं, है ना, और उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस लेवल के तो नहीं, इतना लेवल नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, करनी चाहिए। और इस चीज को ध्यान रखे हुए लीगल एज ने थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया अपनी जीएमबी में। आपको बताऊं, लास्ट मोमेंट पे हमने जीएमबी में 4 असाइनमेंट्स चेंज किए सैंपल पर रिलीज होने के बाद, क्योंकि सैंपल पेपर के रिलेटेड अगर नहीं दे और पेपर में पूछ देता तो फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती उस तरह की। हाँ, मतलब जिन बच्चों ने अभी जीएमबी जिनके हाथ में है, उनका उस लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगा जो सैंपल पेपर के लेवल का है। उन्होंने लॉजिक बेस्ड डीआई पूछी तो हमने लॉजिक बेस्ड डीआई जीएमबी में डाल दी। 4-5 असाइनमेंट्स हैं उनके प्रॉपर, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर से घबराना नहीं है, बेसिकली मैं बताऊं तो सैंपल पेपर अच्छा पेपर है, कैलकुलेशंस कम है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई किया उन्होंने, कुछ कुछ जगह एक आध सेट्स में कैलकुलेशंस भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो अच्छे पेपर्स हैं। उस लेवल के क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो ये अच्छे से आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो। अभी तक उस लेवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए बेसिकली जीएमबी आने से पहले तक, या सैंपल पेपर आने से पहले तक, जो एक कहते हैं ना कन्वेंशनल वे में चला आ रहा है डीआई, बस वही चलता आ रहा था, चैप्टर स्पेस पे या कुछ। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा लॉजिक हट के भी करो। अच्छा ये अच्छा मैं चेंज कहूंगा कंसो इस तरह से कि उन्होंने, अब पेपर देखते हैं किस तरह से आता है। वो अलग ही सरप्राइज होगा, बिकॉज उस पे तो अपन कुछ इंटरप्रिटेट कर नहीं सकते, और क्लैट सरप्राइज देने के लिए तो वो तो बनता है, मतलब वो तो उनका फाइनल टच है कि थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट। इवन सिर्फ क्लैट नहीं, मुझे लगता है कि सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में बच्चे को मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए होना चाहिए। और मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल करता है कि अगर आपको पता होता है कि देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज़ को लेकर। और जब पेपर थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि 4 सेक्शन में हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट। मैथ्स में सरप्राइज नहीं होता कुछ। वो आपको पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि मैथ्स में वही है प्लस माइनस करना। ये भी सही बात उसमें सरप्राइज क्या करोगे, नहीं क्या कर पाओगे, सरप्राइज दोगे ही क्या। सही बात। आप लीगल सरप्राइज दे सकते हो, आप जीके में पैसेजेस जैसे कभी स्टैटिक वाला पार्ट के सरप्राइज दे देता है, आप क्रिटिकल में सरप्राइज दे सकते हैं, मैथ्स में सरप्राइज नहीं दे सकते। मैथ्स में आप खुद कितना भी डीआई पूछिएगा किसी भी लेवल का, सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं होगा, रहेगा तो कैलकुलेशंस होंगे, तो वही चीज जो वो 10-12 चैप्टर्स की एक सीरीज है उन्हीं के बीच में से आएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो इतना निश्चित रहना कि मैथ्स से सरप्राइज नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा थम्स अप ही रहेगा। सर ये काफ़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन था हमारे लिए भी, बट जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगी। वो जो 10-12 चैप्टर से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, क्या उस 10-12 में से भी कुछ हैंडफुल चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी बच्चा 20 दिन में प्रायोरिटी पे रख के फोकस कर ले तो एटलीस्ट उसका कुछ स्कोर अच्छा है? स्कोर अच्छा है ये हमें नहीं कह सकते, स्कोर अच्छा है क्योंकि ये टोटली लक बेस्ड है ना, क्योंकि उस चैप्टर के स्पेसिफिक आए तो। बट जितना पिछले साल 3 सालों में आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी अधिक रही है, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं से भी पूछे इनका यूज होता ही है, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। चैप्टर बताना है, बता मैं तो कई जगह बता चुका हूँ, और फिर से अगर बताना हो तो सर मुझे लगता है कि ये लास्ट चीज के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैप्टर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं एप्लीकेशंस, उनको एक बार इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर ले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछे मैथ्स में इनका यूज हो जाता है। परसेंटेज ग्रोथ फाइंड करना, डिफरेंस फाइंड करना, 2 चीज़ों के बीच में रेशियो फाइंड करना, तो इन चीज़ों के बीच इनका कंसेप्ट का यूज आ जाता है, चाहे वो कोई सही पूछे। जैसे सैंपल पर रिलीज किया उसमें भी परसेंटेज ग्रोथ वगैरह के क्वेश्चंस, रेशियो के डिफरेंस के क्वेश्चंस, तो ये ऐसे है कि हर जगह पूछे जाते हैं। मतलब घूम फिर के क्वेश्चन अटकेगा इन्हीं कोर चैप्टर पे। तो अगर कुछ नहीं है तो इनके क्वेश्चंस, वो मैंने शुरू में बोला था ना, डीआई नहीं बन रही तो रट लो शुरू के 20 पे। वो चौथी कैटेगरी को, तुम तीनों को नहीं बोल रहा हूँ, 3 कैटेगरी को है ना, 4th कैटेगरी को जो नहीं बन रहा है, तो रटने वाली बात इसीलिए थी कि वो जो शुरू की जो बॉक्स है ना, वो इन्हीं बेसिस पे,
ये 3-4 चैप्टर के बेसिस पे, तो कम से कम ये 3-4 उनके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 3-4 क्वेश्चन इसीलिए बन जाएंगे, वो मैंने इसीलिए बोला था गारंटी में कि 3। हाँ ट्रू। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज एन अमेजिंग सेशन। मुझे लगता है कि ये जो अगर बच्चे ने देख लिया एंड तक, वो 20 दिन में मैथ्स तो कर लेगा, बाकी सब्जेक्ट्स एक बार करे विद इन टाइम लिमिट कर लेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, टाइम लिमिट साथ कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई होप कि इस सेशन में आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल इंटेक्स मिले होंगे। तो नहीं देखा, दोबारा देख लो, पॉइंट नोट कर लो और बस लग जाओ अपनी मेहनत पे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट ऑफ योर पेपर। थैंक यू सो मच।